कोरोना अब आएगा, जाएगा, बाद में आएगा, इन चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। JN1 वेरिएंट को स्टडी या रिसर्च में जो हमारे साथ नॉलेज है, उसके माध्यम से हम देखें तो जो इसकी बाहरी वातावरण है, जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ओमिक्रॉन का था, उसके अंदर इसने प्रोटीजेनिक वेरिएशन कर लिया अपने अंदर, एक नई तरह का कपड़ा पहन लिया। बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो डेथ हुए जो पेशेंट्स हैं, वे ऑलरेडी किसी न किसी इलनेस से सफ़र कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी या उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो वीक था, और जैसे एक पेशेंट वो उसको ट्यूबरकुलोसिस था, निमोनिया हुआ। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है, इस कोविड-19 के वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी तो ज़्यादा है बट फैटिलिटी बहुत कम है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। क्या कोरोना लौट आया है? कोविड को लेके हमें कितना चिंतित होने की आवश्यकता है? क्या वाकई में लॉकडाउन लौट सकता है? डॉक्टर और एक्सपर्ट्स से बात किए बिना इस पे किसी तरह की रायशुमारी जो है वो बेईमानी होगी। ऐसे में आज हमारे बीच स्टूडियो में एक एक्सपर्ट हैं, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रामकेश परमार। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। आज स्टूडियो में आप आए और आज बात करेंगे कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, इस पे क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने अपने इस चैनल के माध्यम से अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना की जी। और अभी लगभग पिछले 2019 से ही 6-7 साल से हमने चर्चा होने लगी है और इस कोरोना की तबाही और भयंकर रूप को भी हमने देखा है। जी। पुनः आपके इस स्टूडियो के माध्यम से ये खबर फिर चल रही है और भी मीडियाओं के अंदर ये खबर है। जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना वापस आ रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब 2019 के अंदर कोरोना आया था, जी। तब हमारे लिए कोरोना नया था। जी। और हम ये जानते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस है, यानी जो खांसने से छींकने से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी है। जी। तो ये समस्या उस टाइम हमारे लिए भयावह वाली स्थिति भी थी। क्या मैनेजमेंट, क्या प्रोटोकॉल नहीं पता थे। बट उसके बाद में जब हमने इसको देखा, ट्रीट किया, सभी लोगों ने एक्सपोज हुए, वैक्सीन्स लगे, इसका बहुत सारा लगभग 7-8 साल का अनुभव इस वायरस के रूप का अब हमारे साथ है। जी। चाहे वो चिकित्सक समुदाय हों, इसका कम्युनिटी के अंदर भी एक्सपोजर है, हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसके साथ इसका एक्सपोजर है। तो अब ये कोरोना आता जाता तो रहेगा। नाउ इट्स पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त कहा था कि अब ये जीवन का पार्ट होगा ये, उस वक्त जब। तो क्या है कि कोरोना तो अब ये पार्ट ऑफ लाइफ तो रहेगा, कभी इसके केस बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रीजन ये है, कोरोना एक वायरस बीमारी है, ये नो दिस वायरल डिजीज। तो वायरस कोई भी होते हैं उनके लिए कहा जाता है ये बहुरूपीय होते हैं। और वायरल इलनेस के लिए ये चीज कई बार ट्रीटमेंट के लिए चिंता का विषय बनती है कि बहुत जल्दी वायरस अपना रूप बदल करके नए वेरिएंट में आके पुनः अपनी इन्फेक्टिविटी को या बीमारी को स्टार्ट कर देता है। जी। तो ये हम मान सकते हैं कि भाई इसके बार बार ये चलेंगे, बीमारी आएगी, बट कब कौन सा नया वेरिएंट आता है, फिर जब वेरिएंट की क्या इन्फेक्टिविटी है, क्या फैटिलिटी है, उससे चीजें प्रभावित होती हैं। बट एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मुझे ये लगता है कि कोरोना अब आएगा, जाएगा, बाद में आएगा, इन चीजों से अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी नहीं, ये नया वेरिएंट बता रहे हैं, एकदम मरीज बढ़ गए, 4 गुना हो गए एकदम, तो क्या डरने की जरूरत है हमें? बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि अभी जो वेरिएंट है उसको हम बोल रहे हैं JN1 वेरिएंट। जी। ये जो अभी 2023 के अंदर 23 के अंदर एक ओमिक्रॉन वायरस का जो वेरिएंट आया था, मैं खुद इफेक्ट हुआ था उससे। ओके, हाँ, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उस वेरिएंट का सब टाइप है। जी। इसको एक नया नाम भी पेरियोला वायरस करके नाम भी दे रहे हैं। तो इस जब हम JN1 वेरिएंट को स्टडी या रिसर्च में जो हमारे साथ नॉलेज है, उसके माध्यम से हम देखें तो जो इसकी बाहरी वातावरण है, जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ओमिक्रॉन का था, उसके अंदर इसने प्रोटीजेनिक वेरिएशन कर लिया अपने अंदर, एक नई तरह का कपड़ा पहन लिया। जैसे हम किसी नई ड्रेस में आ जाएं, नए पहनावे में आ जाएं, उस नए तरह के कपड़े के कारण से इसकी जो इन्फेक्टिविटी और फर्टिलिटी दो इंपोर्टेंट चीज होती हैं। यहाँ दर्शकों को मैं गौर करने वाली बात बताना चाहूंगा कि इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई दिक्कत है, आप मेरे कांटेक्ट में
बैठे हैं हम, तो यहाँ से वो इन्फेक्शन कितने लोगों को फैल रहा है, कितनी जल्दी स्प्रेड कर रहा है जी। और दूसरी चीज होती है फर्टिलिटी, उसका मतलब ये वो कितना सीरियस हो रहा है। तो JN1 के साथ इसकी जो इन्फेक्शन फैलाने की रेट तो अधिक है एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन। एग्जैक्टली। जो प्रीवियस हमारे पास पुराना एक्सपोजर है उसके हिसाब से बता रहे हैं, बट फर्टिलिटी इतनी नहीं है जी। आज की तारीख की हम बात करें डेटा को लेकर के, देश के अंदर लगभग 1080 के आसपास, 1100 के आसपास केसेस जो एक्टिव केस मिल रहे हैं जी। आज 28 तारीख है। 28 तारीख में 27। सर्वाधिक केस हमारे पास केरल के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र है। हम राजस्थान प्रदेश से अभी हम बैठे हैं जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में। तो राजस्थान के अंदर 22 केस हमारे पास एक्टिव ट्रीटमेंट के अंडर हैं प्लस माइनस। अभी 26 तारीख को 2 डेथ भी रिपोर्ट हो चुकी हैं इस वेरिएंट के कारण। बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो डेथ हुए जो पेशेंट्स हैं वे ऑलरेडी किसी न किसी इलनेस से सफर कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी या उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो वीक था। और जैसे एक पेशेंट वो उसको ट्यूबरकुलोसिस था, निमोनिया हुआ। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है इस कोविड-19 के वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है बट फर्टिलिटी बहुत कम है। मतलब ये 2 से 4, 4 से 8 बहुत कम स्पीड में हो रहा है, मतलब बढ़ कम से रहा है। बट और उसके अलावा फर्टिलिटी यानी सीरियसनेस होने के चांस बहुत ही कम है। फर्टिलिटी मैं सोच रहा हूँ, फर्टिलिटी फर्टिलिटी अच्छा बढ़ने की रेट तो ज्यादा है। जैसे किसी को एक्सपोज हुआ, अगर कोविड एक्सपोजर के पेशेंट के हम संपर्क में आएंगे तो जल्दी फैलने के चांस हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस। नहीं, इसका जो रिप्रोडक्शन है उस पे मैं बात कर रहा था, क्या बहुत तेज गति से बढ़ता है इसका पुराने की बजाय? पुराने के कंपैरिजन में इसका रिप्रोडक्शन ज्यादा है, आप समझिए बात को, और जल्दी दूसरे लोगों को पकड़ रहा है। बट सीरियसनेस जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए होती है, क्योंकि सिंपल इन्फ्लुएंजा, कॉमन जुकाम वगैरह हम देखते हैं जी, वो पहले से ही ऑलरेडी है। बट सबसे बड़ी जो प्रभावित करने वाली चीज होती है वो होती है फर्टिलिटी, जो प्रीवियस वेरिएंट्स के कंपैरिजन में कम है। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इसमें लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, अब यहाँ हमें ये जानना है कि भाई इसके लक्षण क्या है। बेसिकली मुझे लगता है आपका प्रश्न यही है जी। तो कोविड पहले जो कोविड्स थे ये इनके लक्षण लगभग सेम है जी। अभी जो भी पेशेंट्स हैं हमारे पास या जो आते हैं, जनरली रेस्पिरेटरी इलनेस है तो गले में खराश है, गले में दर्द है, सूखी खांसी है, छींके आना, नाक से पानी होना, फिर आपका हेडेक, सर में दर्द हो गया, माइल्जिया, बॉडी पेन, इरिटेबिलिटी, इस तरह के जो सिम्टम्स पहले भी हमने जो कोविड के टाइम पर अपने अध्ययन किया, सुने, वही सेम लक्षणों का प्रेजेंटेशन है। अभी ऐसा कोई एटिपिकल लक्षण नहीं है इसका जी। तो जो सेम लक्षण जो होते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस के, जो फेफड़ों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं क्योंकि सेम इसी कोविड JN वेरिएंट के लक्षण हैं, जिसमें आपका खांसी हो गया, हल्का बुखार है, बॉडी पेन है, थकावट, सुस्ती, माइल्जिया, मांसपेशियों में पेन से भी हो सकता है। बोल कई पेशेंट्स अभी भी हमारे एक्सपोजर में लोग आ रहे हैं कंप्लेंट्स लेकर के, तो उनके वही गले में खराश है साहब, हल्का बुखार हो रहा है, छींकें आ रही हैं, और टेस्ट और स्मेल की कंप्लेन भी रहती है। अच्छा, अभी चले जाते हैं, स्वाद और मेरा गंध है उतना इफेक्टिव नहीं रहा है जी। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको फील हो रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको सचेत होने की आवश्यकता है और आप अपने आसपास जो भी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श करिए। इस तरह के लक्षण हमें संकेत देते हैं। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार लगातार 3 दिन रह रहा है, उसके अलावा स्वाद गंध चला गया है, या फिर और भी कोई लक्षण आपने जो बताए वो हों तो? देखिए सर, क्या है कि हम ये बात करें, ऑक्सीजन लेवल का भी है वो फिर ये चीज हो जाती है कि भाई ये आपको दिक्कत है तो कब पेशेंट, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको समस्या है तो एक बार चिकित्सक से परामर्श मिलिए आप, ठीक है। बट हम ये पूछें कि भाई कब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वहां ये जवाब देना होगा मेरा कि अगर आपको 103 से 4 डिग्री बुखार लगभग 3-4 दिन हो गए हैं तो अब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर आपको इस तरह की इरिटेबिलिटी, धड़कन का बढ़ना, कम होना, सांस में तकलीफ होना, या फिर लंग्स में कोई इफेक्ट आ गया है उसका, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इससे पहले जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, जो सामान्य लक्षण हैं, उस कंडीशन में आप अपने चिकित्सक से बात करके घर पर ही रह करके जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको लेकर के आप इलाज ले सकते हैं। बट रेफरल टू हॉस्पिटल या अब हमें अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता है या अब अधिक एग्रेसिव चिंतित होने की आवश्यकता है, तो वो कंडीशन ऐसी हैं, कोई बुखार नहीं टूट रहा है आपका, सांस में तकलीफ ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा है,
या कई अन्य समस्याएं, कई बार कार्डियक प्रॉब्लम्स भी करता है, या इरिटेबिलिटी, बेहोशी, ड्राउजीनेस, इस तरह की समस्या है, तो फिर हमें अस्पताल के लिए होना चाहिए। ये जी, चीज रहती है इसके अंदर। बिल्कुल। तो जैसे एक ये कहते हैं कि साहब, क्या अगर ये आप कह रहे हो जैसे रिप्रोडक्शन तो इसका ज़्यादा है, असर कम है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फैल गया तो क्या स्थिति वापस लॉकडाउन जैसी हो देखो सकती प्रदीप जी, पहला तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फैलेगा, नंबर 1। जी, फिर दूसरी चीज आती है कि अगर ये बहुत ज्यादा फैलेगा तो हमारे पास ऐसी समस्या और ऐसी युद्ध का अनुभव है। जी, आप समझिए बात को, जब हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं था पेशेंट ट्रीटमेंट करने का, 19 के हम 2019-20 की बात के अंदर चलते हैं, इसी की फैमिली का वायरस था वो, हमारे पास कोई अनुभव नहीं था। नोवेल कोरोना वायरस यस, जी, इस युद्ध स्तर पर हमने इन मरीजों को देखा, लगभग पूरे देश के अंदर आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन भी लगा, हजारों की संख्या, हजारों की लाखों की संख्या में, संख्या लाखों की संख्या में मरीज हुए, मृत्युआं भी हुई, ऑक्सीजन तक के अभाव हो गए सिस्टम के अंदर। जी, उन सबको झेलते हुए हमने काफी अच्छा, अगर हम इस चीजों को देखें तो अदर कंट्रीज की तुलना के अंदर भारत देश ने काफी अच्छा मैनेजमेंट किया था कोविड को लेकर के, इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि उस अनुभव के साथ, और उसके बाद अब हमारे पास 7-8 साल का और एक्सपीरियंस है, चाहे वो कोविड की अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोविड के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्सपोजर है, इसकी किस तरह से ग्रोथ करता है ये, इसको लेकर के डायग्नोस्टिक हैं, इसको लेकर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका बहुत सारा डेटा हमारे पास है, उनको लेकर के काफी सारी रिसर्च है, जी, वैक्सीनेशन हमारे लोगों का हो चुका है। तो उस तरह की स्थिति बनना तो मुझे ऐसा नहीं कह रहे हैं लगता ये है। वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये अ, अफवाह है या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखो वैक्सीन का बिल्कुल इफेक्टिविटी थी, इसलिए आप इसको मान के चलिए कि उस टाइम के बाद में हमारे बीच जो नंबर्स नहीं आए हैं, उस वैक्सीन के कारण ही हर्ड इम्यूनिटी नहीं, है। ये नया वेरिएंट जो है इसका कह रहा नया हूँ। वेरिएंट पर भी बिल्कुल, जो आपकी mRNA वैक्सीन है, नोवावैक्स वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, ये वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। अब ये हो सकता है कि लगभग पहले वैक्सीनेशन हुआ, कोविक्सिन और कोविशील्ड हमने तो लगवाई सर। तो उनके भी उस टाइम पर इफेक्ट थे और आज भी इफेक्ट है। जो वैक्सीन को लेकर के जो चर्चा रहती है, उसका रीजन ये है, आप देखिए कि भाई जो पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा है वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई, कोई लोग कहते हैं कि भाई हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ी है, कोई कहता है कि इसकी रिस्क बढ़ी है। उसके पीछे साइंटिफिक एजेंडा मैं आपको ये देना चाहूंगा। आप देखिए कि उस टाइम हम जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, स्थिति बहुत गड़बड़ थी। उस टाइम जो वैक्सीन लगी तो उसके कारण से बर्डन के अंदर, बीमारी के रिकरेंस के अंदर और इसके डेटाओं के अंदर बहुत लाभ मिला। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के। देखिए कोविड जो वायरस है, इसके अंदर भी रिसर्च ने ये निकाला कि ये बेसिकली हाइपर कोगुलेबल स्टेट पैदा करता है, राइट, यानी खून गाढ़ा होने वाली स्थिति को पैदा करता है। और माइक्रो थ्रोम्बस हमारे ऑर्गन्स के अंदर, छोटे छोटे क्लॉट भी मिलते हैं। इसलिए जब हमारे सीरियस पेशेंट्स होते हैं कोविड के, तो उनको हम एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट में देते हैं, जैसे पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। तो वो चीज कोविड का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन था या वैक्सीन का इफेक्ट था, वो एकदम से वैक्सीन के ऊपर कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो दिस माइट बी द पोस्ट कोविड इफेक्ट, जो कि हाइपरकोगुलेबल स्टेट थी। इसके कारण से हम ये मान सकते हैं, कुछ तरह के एविडेंस इस तरह के मिले कि भाई बर्डन ऑफ डिजीजेस, जो ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका एविडेंस कुछ बड़ा था। उसके पीछे मुझे लगता है कि कोविड के कारण से जो हाइपरकोगुलेबल स्टेट थी वो रीजन थे। बट ऑलरेडी अब इसके बारे में रिसर्च है, तो जैसे ही कोविड की सीरियसनेस स्टेट मिलती है तो पेशेंट को हम एस्पिरिन, जो खून पतला करने वाली दवाई है, या एंटीकोगुलेंट, वो देते हैं। जी सर, एक ये जानना था कि मास्क और सैनिटाइजर, उनका अब क्या रोल है, मतलब वो है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कहूंगा आज भी कोरोना की लड़ाई के अंदर सबसे मजबूत हथियार वही है, और हमेशा भविष्य के अंदर भी। कीप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। हमेशा कोरोना ही नहीं, कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस है जी, आप ये मानिए सर, कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब क्या हो गया, जो खांसने से, छींकने से फैलने वाली जो बीमारी है ना, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, उनके लिए आज भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के अंदर जी जी, चाहे सैनिटाइजर है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आइसोलेशन है, ये रोकथाम के बेस्ट तरीके रहेंगे, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जी। मैं मेरा पर्सनल अनुभव बताता हूं। कोविड के ड्यूरेशन के अंदर, जब कोविड महामारी के रूप में फैला था, उस टाइम हम सब लोग मास्क और ये सब चीजें यूज कर रहे थे। उसके बाद मान के चलिए कुछ समय के लिए बहुत सारी अदर रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट्स दिखना कम हो गए थे जी। आप समझ रहे हैं बात को? स्वाइन फ्लू वगैरह सारे सब उसका रीजन यही था कि भाई जब मास्क रहेगा, हैंड सैनिटाइजेशन आप यूज कर रहे हो, तो फिर कहां से बीमारी सबसे बड़ा उपचार है। तो वायरल डिजीज है, आज भी बचाव सबसे बड़ा उपचार है। बिल्कुल मास्क है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है,
ये चीजें और आपकी बॉडी इम्यूनिटी, हेल्थ इम्यूनिटी, जी ये हमेशा कोविड ही नहीं, हर किसी संक्रामक रोग के लिए इफेक्टिव वे ऑफ स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द डिजीज रहेंगी, है और रहेंगी। मतलब वो एक युद्ध की तरह है कि आप पहले जो तैयार रखते हैं अपने देश को या इस मामले में अपने शरीर को, लड़ाई होने के बाद ट्रीटमेंट देंगे वो अलग बात है, लेकिन हो ही नहीं। यस, तो आप अपनी सीमाओं को जिस तरह मजबूत करते हैं, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, वैसे इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए और प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। देखिए कि हम जब एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, हैंड हाइजीन एक कंसेप्ट होता है हमारे। आप ये मानिए सर कि अगर रेगुलर हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप कई हजार बीमारियों को अपने आप से दूर भगा देते हो। इसलिए जब हम ऑपरेशन थिएटर वगैरह के अंदर जाते हैं, वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट और हाइजीनिक एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करी जाती है। आप पूरी ड्रेस चेंज करते हैं, वहाँ का अलग ड्रेस होता है, अलग एनवायरनमेंट होता है, और वे ऑफ हैंड वॉशिंग एवरी स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कि जो हाइजीन का तरीका हो गया हैंड वॉशिंग का या हैंड हाइजीन है, आपका मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वे ऑफ इम्यूनिटी है, ये बिल्कुल युद्ध स्तर के हथियार हैं इस तरह की बीमारियों के लिए, और ये हमेशा कारगर होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसे अब हमें हर व्यक्ति को अपने आम जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी द अवर वे ऑफ लाइफ स्टाइल। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड ही नहीं, अगर आप मान के चलिए कि हमें सिंपल जुकाम खांसी भी हो जाए ना, सिंपल इन्फ्लुएंजा, तो भी हम इन चीजों को याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो घर में दूसरे व्यक्तियों को दिक्कत नहीं फैलेगी। जी बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण समय आज आपने हमें दिया, और हम लगातार अन्य बीमारियों पे भी आपसे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, मेडिकल पे तो कर ही रहे हैं, हेल्थ पे बात करेंगे, कभी और भी बिंदुओं पे लगातार रूबरू होते रहेंगे। डॉक्टर साहब हैं सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, उसमें मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, और बेसिकली आप आते हैं उधर से चंबल वाले इलाके से, डाकुओं वाले इलाकों के डॉक्टर हैं आप। देखो प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा जो नेटिव है वो धौलपुर जिले के अंदर जी। सैंपू पर कस्बा आपका है। नाम काफी सुना, जिस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं ये है, तो आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपको। और फिर अपन लंबी बात एक बार और करेंगे कभी, और लगातार करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी बात सबसे प्रभावी लगी, और अगली बातचीत में क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या बिंदु होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।